जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं समाज सेविका कृष्णा पारासर जी, जो पिछले 18 वर्षों से समाज के हित में कार्य कर रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनके समाज सेवी कार्यों के बारे में। आपके मन में एक समाज सेविका के तौर पर कार्य करने का विचार किस तरह से आया? ये सपना मेरा बचपन से ही था कि मैं एक आईएएस बनकर एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के बावजूद भी मैं समाज में अपना हित जारी रखूंगी। बचपन से ही मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि लोगों को लाचार तरीके से जीना देखा है, शिक्षा के लिए पैसे का अभाव देखा है, प्रतिभा होने के बावजूद उस व्यक्ति को मैंने सड़क पर घूमते हुए देखा है। तो इनको देखकर मेरे दिल में एक अजीब-सी टीस होती थी कि समाज को मैं कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ? क्या मैं अकेली मिलकर ही मैंने निर्णय लिया कि मैं पहले अपनी एजुकेशन को इतना मजबूत कर लूँगी कि जिससे मैं समाज के लिए आगे कुछ कार्य कर सकूँ। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बीएससी, एमएससी, एमफिल, गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर, प्रेसिडेंट अवॉर्डेड हूँ। जब मुझे लाल कृष्ण आडवाणी ने गोल्ड मेडल दिया था, तो उन्होंने पूछा था, "बेटा आप क्या करना चाहोगे?" मैंने कहा, "सर पहले तो मैं आईएएस ही बनना चाहूँगी। अगर आईएएस मेरा एम है, मेरा उद्देश्य है। आईएएस बनने के बाद अगर मुझे सफलता नहीं मिलती है, तो मैं समाज में अपना जीवन पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दूँगी।" फिर थोड़ा-सा कहते हैं कि एक सामाजिक कार्यक्रम के तरीके से थोड़ा-सा मेरी ज़िंदगी में रुकावट आई। वो भी एक ज़रूरत होती है समाज की। उसके बाद फिर मैंने अपने 2-3 साल अपने उस रुकावट को दूर किया और फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना मैंने शुरू कर दिया। मैंने वो बच्चियाँ देखी, जो पढ़ना तो बहुत चाहती थी। 2013 में नकल नहीं चली थी और मैंने एक 8 बच्चियों को पढ़ाया था और पूरे स्कूल में वही बच्चियाँ पास हुई थी। तो वहाँ एक तुलसी देवी स्कूल है यहाँ आगरा में, तो वहाँ एक जमुना मैडम प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने कहा, "बेटा सिर्फ़ आप पास हुए हो जबकि आप बहुत ही वीक बच्चे थे, आपको किसने पढ़ाया?" उन्होंने कहा, "इस तरीके से एक मैडम आई हैं और उन्होंने हमें पढ़ाया है।" मैंने उन बच्चियों को उनकी टीचरों ने मुझे बुलाया और पूछा तो बोला कि, "आप क्या हमारे स्कूल में बच्चियों को पढ़ाएँगी?" तो मैंने कहा, "बिल्कुल मैम।" फिर मैंने वहाँ साइंस पढ़ाई और बच्चियों को देखा बहुत वीक थी, हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ पाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भारत देश की कि आज टीचर बहुत शिक्षित होने के बावजूद भी बच्चियाँ हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पा रही हैं। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। साथ ही इंग्लिश की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्लास लगती हैं या नहीं लगती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मैम से कहा कि मुझे सबसे जो कमज़ोर सेक्शन हो वो मुझे दीजिएगा। तो सेक्शन सी वहाँ सबसे कमज़ोर होता था, जिस पे बच्चियाँ ढंग से 9th और 10th की बच्चियाँ हिंदी भी नहीं पढ़ पाती थी। मैंने एक चैलेंज की तरह लिया उस चीज़ को और बच्चियाँ पूरा स्कूल मेरे पीछे ही रहता था कि हमारी सबसे फ़ेवरेट टीचर हमारी कृष्णा मैडम है। इसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, कुछ ही गत वर्ष कार्य किया, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे बढ़ रही थी। फिर मैंने घर पर ही उन बच्चियों के साथ समय सेवाएँ शुरू कर दी मैंने, जहाँ जिनके पेरेंट्स भी नहीं थे, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया है। एक अम्मा जी हैं, जिनसे अचानक ही मेरा मिलना हुआ। उनकी बेटी को हस्बैंड ने ख़त्म कर दिया था और अम्मा जी की उम्र उस टाइम कम से कम 65 वर्ष थी। आज तो 10 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने उनको प्रॉमिस किया, "अम्मा जी, अगर मैं इस लायक हो जाऊँगी तो आपकी बच्ची की और आपके लिए ज़रूर सहायता करूँगी।" फिर मैंने उन अम्मा जी को अपने साथ ही रखा, उनको मदद करती रही। बच्ची को पढ़ाया मैंने खुद ही और उसकी शादी में मैंने अपनी संस्था द्वारा, अपने सदस्यों द्वारा उसे भरपूर योगदान जितना था, मैंने दिया। समाज अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों को समझ कर चले, तो शायद हमारा देश बहुत आगे निकल जाए। क्योंकि हमारा देश एक विकसित नहीं, विकासशील है, जो विकास कर रहा है। विकास करने के लिए एक राजनीतिक ही नहीं, जब तक समाज उठकर आगे नहीं आएगा, कैसे करेगा ये विकास, ये सोचने पर अभी भी हम निर्भर हैं। अगर देखा जाए तो गरीब जो व्यक्ति है, वो गरीब ही है, उसका विकास नहीं हुआ है। पैसे वाला बढ़ रहा है और गरीब वही की वही है।
कैसे किया जाए, समाज की सबसे बुरी जो बीमारी है, इसे कैसे दूर किया जाए, ये बहुत बड़ा गहन चिंतन है। मैं अभी कुछ ही समय में एक ऐसा कार्य करने जा रही हूँ, शायद इसे पूरा मेरा भारतवर्ष, पूरा भारत के लोग शायद इसे सराहनीय महसूस करेंगे, लेकिन अभी मैं इसे ओपन नहीं करूँगी। ये मेरा एक कहते हैं ना गुप्त कार्य है। आपकी संस्था आने वाले भविष्य में क्या-क्या कार्य करेगी? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ। पहले तो मैं अपने संस्था के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, महसूस होता है, तो वो मेरे साथ खड़े हुए रहते हैं। आने वाले भविष्य में अपनी संस्था के द्वारा ये एक तरीके से एक सरप्राइज़ भी कह सकती हूँ और थोड़ा-सा ही मैं इसे ओपन करूँगी कार्यक्रमों को। आने वाले भविष्य में उन बच्चियों को जिन पर आर्थिक स्थिति, उनकी तंगी, उनको देखते हुए मैं कुछ ऐसे कार्यक्रम, योजनाएँ बनाने जा रही हूँ, जिन्हें मैं आत्मनिर्भर बनाऊँगी। जैसे सिलाई मशीन। सिलाई मशीन से मेरा तात्पर्य मैं 1 को दूँ, 2 को दूँ, 3 को नहीं। मेरे साथ संस्था में ऐसे सदस्य हैं, जो इन्हें सिलाई, स्टिचिंग करना, कढ़ाई करना, दूसरा उन्हें मेहंदी लगाने का कार्यक्रम हफ्ते में 4 दिन मेरे यहाँ चला करेगा। ये कार्यक्रम मैं अभी योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है और इसे आगे जारी रखने के लिए मुझे अपनी अभी टीम के साथ थोड़ा-सा कार्यक्रम के में वो करना है डिस्कशन। इसके बाद मैं 2025 में इस कार्यक्रम की शुरुआत करूँगी। एक समाज सेविका के तौर पर आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? एक समाज सेविका के तौर पर तो आइडियल मैं अपने गुरुजी आरएसएस के गुरुजियों को ही मानूँगी। मेरी रग-रग में आरएसएस का एक तरीके से खून दौड़ रहा है। जब हमें बताया जाता था कि हमारे ऊपर क्या-क्या ज़ुल्म हुए, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, तो ऐसा लगता था कि मानो मैं किसी सीमा पर जाकर मैं उन लोगों से लड़ रही हूँ, जिन्होंने हमारे देश को तार-तार कर दिया। हमारी भक्ति, हमारी राजनीति, आप देखिए कि बलिदान के तौर पर मैं किसका उदाहरण दूँ? क्या आज़ादी हमें इतनी आसानी से मिली है? मेरे सब्जेक्ट, मेरा इतिहास, जिसको मैंने बहुत गहराई और गंभीर तरीके से पढ़ा, तो आज मैं ये चीज़ देखती हूँ कि समाज इन चीज़ों से बहुत ही अलग होता जा रहा है। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। उन्होंने समाज में वो एक वकील होने के बावजूद कभी 2 पक्ष, अगर 2 भाई आ भी जाते थे, तो उनको केस न लड़ने के बजाय उनको सुलझाया करते थे कि क्यों अपना वक़्त और पैसा बर्बाद करते हो? दोनों भाई सुलह करो, पैसे की बचत करो जो आपके घर के काम आएगी। एक समाज के लिए इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? दूसरी बात, मैंने अपनी माँ से सीखा, कोई भी व्यक्ति दरवाजे पे आ जाता था, उसे वापस नहीं जाने देती थी। कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया, भूखा है तो खाना खिला के भेजा, कपड़ों की आवश्यकता है तो कपड़े दिए, पैसे की आवश्यकता है तो पैसे भी दिए। ये चीज़ें बहुत गहराई से मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डालती थी। मेरा परिवार बहुत ही आध्यात्मिक पूजा-पाठ वाला रहा है। फिर यहाँ आकर मैं अपने हस्बैंड आशीष पाराशर, इन्होंने समाज में एक बहुत ही अतुलनीय कार्य किया है। पार्षद बने। पार्षद होने के साथ-साथ लोग जब मुझसे मिलते थे, "भाभी जी, हम पार्षद का अर्थ ही नहीं जानते थे, पार्षद होता कौन है?" लेकिन एक ऐसा कार्य कि कॉलोनियों को चमका दिया, एक अंधेरा कहीं दिखता ही नहीं, चारों तरफ अंधेरे में निकल जाओ, पहले पता चलता था कहाँ आ गए, बहुत डर लगता था। चारों तरफ ऐसा लगता है कि रात को भी प्रकाश ही उत्पन्न हो रहा है। उनके अतुलनीय कार्य हरिश्चंद्र मोक्ष धाम, जो एक वीरान जंगल, जुआ, ज्वारी, सारे गंदे कार्य वहाँ होते थे, आज उसे ज़मीन को उन्होंने स्वर्ग बना दिया। उस समाज के लिए वो कार्य कर दिया, जहाँ ना तो अंत्येष्टि के लिए उन पर पैसा होता था और ना ही उन पे खर्च करने के कि ढंग से अपने कार्यक्रम कर सकें, और उनके साथ उनका वर्क टीम को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया को आप किस नज़र से देखते हैं? सोशल मीडिया को, इसके पॉज़िटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। मैं ज़्यादातर जो बात करूँगी, सकारात्मक पहलू ये है कि हमें विश्व की बैठे-बैठे जानकारी घर पर मिल जाती है। आज का ट्रेंड क्या है? कहीं हम आज की पीढ़ी कहीं पीछे तो नहीं रह गए?
और वो भी प्रतिभाएं उभर कर आती हैं कि समाज में, विश्व में कौन-कौन लोग समाज के हित में, देश में क्या चल रहा है, सारी राजनीतिक घटनाएं हमें सोशल मीडिया के जरिए पता चलती हैं। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू पर मैं थोड़ा-सा चर्चा करूँगी। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए एक ये खिलौना है, एक टॉय है, इसका वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसका प्रभाव घर-घर में देखने को मिल रहा है। किसी भी माँ से बात कर लीजिए, अरे हमारे बच्चे सुनते ही नहीं हैं, सारा दिन यूट्यूब और चैनलों पे लगे रहते हैं। जो आउटडोर गेम होते थे, बच्चे बाहर जाकर खेलते थे, उनका शरीर हष्ट-पुष्ट रहता था, वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं। ये एक समाज के लिए अभिशाप भी समझिए इसे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय से पहले बच्चे सीख रहे हैं और जो गलत है, अहित है। आज अमेरिका में, कई देशों में ये लागू कर दिया है कि 18 साल से पहले बच्चों को सिर्फ़ उतने ही ऐप दिए जाएँगे जितनी नीड है, बाकी ऐप को उनके साथ नहीं रखा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये हमारे भारत में भी लागू होना चाहिए। सिर्फ़ एजुकेशन से रिलेटेड एक ही ऐप होना चाहिए बच्चों के फ़ोन में, बाकी ऐप हटा देने चाहिए। आप अपनी संस्था के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? उषा लालवानी, मोहिनी प्रजापति, अ, रिंकी प्रजापति, मीनल, सोनल, प्रियंका, कुमकुम, संजना, संध्या और पलक, निशा, तनीषा, बहुत मेरी स्टूडेंट हैं, जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ, उतनी ही कम है। जिनमें से कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो आज भी मेरे हृदय पटल पर अपनी छवि छोड़ चुकी हैं। जिनमें एक उषा लालवानी बच्ची है, आज वो लेखपाल बन चुकी हैं और अपना कार्यपद बहुत अच्छे से सँभाले हुए हैं। सेकंड नंबर मोहिनी है, मोहिनी प्रजापति। वो बच्ची आज जीवन ज्योति में नर्सिंग कोर्स करके लग चुकी है, डे नाइट की ड्यूटी लेकर अपने परिवार को सँभाल रही है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। एक बच्ची है अरीबा जी, जो आज एजुकेशन फील्ड में शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट जिसे कहा जाए, बहुत ही होनहार बच्ची है और उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने घर को भी मजबूत बनाया है और अपने भाई को भी आगे पढ़ा रही हैं। इसके बाद मैं निशा जी का नाम लूँगी। निशा बच्ची है, बहुत ही सज्जन जो कहते हैं, एक संस्कार से भरी हुई बच्ची है, मेहनत कर रही है, साथ में ट्यूशन भी करती है। और अभी प्रेज़ेंट हाल ही में मेरे यहाँ एक मुस्कान बच्ची है जिसने हाई स्कूल टॉप किया है, 85% उसका आया है और साथ में मेरे साथ कोचिंग में छोटे बच्चों को प्लस जो बच्चे हैं उनको भी गाइड करती है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उन बच्ची को अभी से ही पढ़ाने का तरीका सब कुछ बता रही हूँ कि आप आगे भविष्य में खड़े होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएँ और अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाएँ। उस बच्ची का उद्देश्य है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, मैं उसे पूरी तरह से सपोर्ट करूँ। आप एक समाज सेविका के तौर पर सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज सेविका के तौर पर मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगी, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। जिसने शिक्षा का दान दिया, उस व्यक्ति को अब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी की आर्थिक सहायता 1 दिन, हफ्ते में 4 दिन, उसे भी करके लोग थक जाएँगे। लेकिन यदि उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति ज़िंदगी भर अपने परिवार, अपनी और समाज की भी सेवा करेगा। तो मेरा यही मानना है, शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। मेरा समाज की उन सभी शिक्षित महिलाओं से अनुरोध है कि अपना कुछ अमूल्य समय निकाल कर उन गरीब बच्चों को जो शिक्षित से वंचित हैं, अगर आप उन्हें शिक्षित करें, तो ये एक हमारे समाज के लिए एक बड़ी मिसाल हो जाएगी। कम से कम वो बच्चे अपना हिसाब निकालना, पढ़ना, अच्छा-बुरा सब कुछ समझ सकते हैं। और आज एक ट्रेंड भी बन गया है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, अ, मेरी एक फ्रेंड है जो मैं अभी मिली हूँ, मुझे याद भी आ गया। वो समझ लीजिए ऐज में मुझसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे-ऐसे कृष्णा अब गरीब लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं बहुत अच्छी खुश हुई।
बोली मैं कोई रुपया नहीं लेती, उनको पढ़ाती हूँ 2 घंटे। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो समाज में मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग शिक्षित हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा उनके लिए भी समय निकालें, जो एक मासूम भरी नज़रों से वो स्कूल की तरफ देखती हैं, लेकिन वो जा नहीं सकती। आपका योगदान हमारे लिए बड़ा अतुलनीय रहेगा, अगर आप लोग आकर इसमें अपनी सहभागिता दिखाएँ। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।